Hello everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का, जो कि आपके 2022 का जो पेपर है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं एंड 500 की सीरीज चल रही है। कल हमने फर्स्ट टू 50 करे थे, आज हम 51 टू 100 करेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था ये 500 जो एमसीक्यू है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो 200 हमारे पीवाईक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। और मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं बताती, मैं एमसीक्यू के साथ साथ ना आपको काफ़ी सारे और मतलब एक एमसीक्यू के साथ ये बता देती हूँ कि इस टॉपिक में से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो आप ना इन एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखो। अगर मैं बता रही हूँ आपको कि यार इस टॉपिक में से इसके अलावा ये चीज़ें आ सकती हैं, तो उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले आंसर निकालो, फिर वीडियो को प्ले करो, ठीक है। और पूरे 50 क्वेश्चन होने के बाद अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, राइट। कल भी 3-4 लोगों ने ही बताया, बट ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया, इसलिए ये सीरीज में बना रही हूँ। और 300 क्वेश्चन होंगे जो मैं खुद बनाऊंगी, जिसमें इंक्लूडिंग पिछले 6 मंथ के जो कि पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, पोल साइंस के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं ना 6 मंथ के, कि यार ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब में ना बहुत ज्यादा ऐसा चीजें आती है जो कि करंट से रिलेटेड होती है। तो वो क्वेश्चन मैं खुद बना के आपको दूंगी। तो ये सीरीज पे स्टिक रहो। अगर तुम लास्ट के 10 दिन में भी अगर ये चीजें कर रहे हो, सुबह हमारा 6 बजे फैक्चुअल वीडियो आता है, अभी 24 वीडियो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, फैक्चुअल डेटा, एमसीक्यू, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, राइट। क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपके ऐसे ही हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा फोकस होकर तैयारी करो। जो मैंने 50 क्वेश्चन कल भी कराए थे, एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसे करो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट पे जरूर बताना, मुझे फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा आपको लेक्चर। शेयर करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। रात को 8 बजे आती है और ये बाइलिंगुअल होती है, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है। देखो सारे अच्छे से सबको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मोस्टली आज पीवाईक्यू कवर करा रही हूँ, ठीक है, मैं आज पीवाईक्यू कवर करा रही हूँ, ये ध्यान रखना। Communalism is the political assertiveness of a community to maintain its identity in a plural society undergoing modernization, ठीक है। इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन आपको बता देती हूँ कि सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे बहुल समाज में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक समुदाय की राजनीतिक दृढ़ता है, यानी कि मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, कम्युनिटी में, ठीक है, कम्युनिटी में। ऑब्वियस सी बात है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि कम्युनलिज्म, अच्छा इसमें से ना कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि इनमें से कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है जो बोल रही है। जब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक आप आंसर बताओ, ये ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। तो जो बोलती है कि यार स्टेट ना धीरे धीरे हट जाना चाहिए, ठीक है, विदर अवे हो जाना चाहिए, तो दैट इज आपका कम्युनलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म में बोलते हैं कि स्टेट ओन करेगा सारी पब्लिक चीजें, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, राइट, वो सारी स्टेट के कंट्रोल में होगी। लेकिन कम्युनलिज्म क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी के कंट्रोल में होगी और धीरे धीरे स्टेट का रोल भी खत्म हो जाएगा, राइट। इनमें से बताओ कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है। तो रॉबर्ट मॉर्सन एंड हार्वर्ड वुल्फ, ठीक है, आपके विलियम राइकर, मार्क रॉबिन्सन, चार्ल्स मेटकाल्फ, किसने बोली है। अच्छा, कम्युनलिज्म के बारे में मैं और चीजें बताती हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट आप देखो, इस टॉपिक में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है। इस टॉपिक में आपको ये आता है, स्टेटमेंट बेस्ड ही बेसिकली ज्यादा आते हैं इसमें, सांप्रदायिकता में। बाकी आइडियोलॉजी बेस्ड या फिर कुछ साइंटिफिक, कुछ भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सोशलिज्म में ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। दिस इज रॉबर्ट मेल्सन एंड हार्वर्ड वुल्फ, ठीक है। सोशलिज्म में भी लगे हाथ देख लो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सोशलिज्म में आपके सबसे पहले अर्ली सोशलिस्ट और लेटर सोशलिस्ट, उनके बीच में डिफरेंस के बीच में कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका ये प्रावधान ने क्या मॉडल दिया था, थ्योरी, मतलब हर एक की थ्योरी आ जाती है, राइट। सेंट साइमन किस चीज को सपोर्ट करते थे, ठीक है, रॉबर्ट ऑन ने क्या चीज इंट्रोड्यूस की थी, फेबियन सोशलिस्ट क्या है, रिविजनिज्म क्या है, सिंडिकलिज्म क्या है, इन सब के ना छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना वो आपके पास आ जाते हैं। उसके अलावा साइंटिफिक सोशलिज्म कार्ल मार्क्स का जो है उसमें आता है आपकी, तो बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स के साथ साथ जो उनकी थ्योरी है, जैसे कि क्लास स्ट्रगल की थ्योरी होगी, एलियनेशन, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट उसमें ज्यादा होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजनल पार्टीज, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दलों का सही व्याख्या है। अच्छा, इसमें द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, राज्य संरचनाओं और राजनीतिक प्रथाओं का लोकतंत्रीकरण होता है इसमें। द रिसर्जेंट आर्टिकुलेशन ऑफ लोकल एंड रीजनल इंटरेस्ट इन द वेक ऑफ द रिएंट्रेंचमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड टर्न टू न्यू लिबरलिज्म, यानी कि कल्याणकारी राज्य की चटनी और नव उदारवाद की ओर मुड़ने के मद्देनजर स्थानीय और क्षेत्रीय हितों को पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, यानी कि बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट में समझ में आ रहा है। देखो, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हमें नहीं समझ में आती, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है कि रीजनल में कुछ डेमोक्रेसी ऑफ स्टेट की डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आपका न्यू लिबरलिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे द मॉडर्नाइजेशन पैराडिग्म्स डिफाइन रीजन्स एज स्पेशल यूनिट, आधुनिकीकरण प्रतिमान ने क्षेत्रों को स्थानिक इकाइयों के रूप में परिभाषित किया है। द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी नेशंस विदाउट स्टेट, ठीक है, अल्पसंख्यक देशों की राजनीतिकीकरण इसमें हो जाता है, ठीक है, राज्य के बिना राष्ट्र, इस तरीके से। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके अलावा मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई भी क्वेश्चन आता है पहले वीडियो पॉज करके खुद आंसर निकाला करो। इस पे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टीज, ठीक है, रीजनल और नेशनल पार्टीज के क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको, मेरे को अगर समझ लो आप कभी कल पार्टी बना लो, ठीक है, और मेरे को बोलो कि यार मैम हमारी पार्टी को रिकॉग्नाइज करो, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी अभी आज के आज ये करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस लिखते हो ना साइड साइड में, जो मैं बताते जा रही हूँ ना, ये टॉपिक पढ़ो, तो वो टॉपिक लिख लो, और लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए वो टॉपिक फटाफट रिवाइज कर लो, क्योंकि 50 क्वेश्चन के साथ ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं है, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। सो बेसिकली इनमें सारे सही है, बस एक ये सही नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन आपको एक रीजन बेस्ड यूनिट्स में नहीं डिवाइड करता, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ होना चाहिए इसका आंसर, राइट। बैलेंस रीजनल ग्रोथ पे जरूर फोकस किया जाता है, बट ये उससे अलग है, राइट। In whose book caste has been defined as endogamous group on collection of endogamous bearing a common name, membership to which hereditary, imposing on its social members certain restrictions in matter of social intercourse, either following a common tradition, occupation or claiming a common origin and generally regarded as a form of single homogeneous community। अब तुमने देखा, जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ा मैंने कुछ शब्द को अंडरलाइन करा, यानी कि मेरा जो आंसर आने वाला है ना वो उन शब्दों की मदद से ही आने वाला है, बिकॉज मुझे इतना सारा याद नहीं हो सकता। आपको भी यही अप्रोच अपनानी है, मैं अप्रोच भी बता रही हूँ साथ साथ में, इसके अलावा क्या आ सकते हैं वो भी बता सकती हूँ, ठीक है। इसमें घुरे की वो देख लेना कि क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, कास्ट के बेसिस में क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो देख लेना। जिसकी पुस्तक में जाति को एक समान नाम वाले अंतर्वही समूह के संग्रह के अतिविरवही समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके सदस्य वंशानुगत है, सामाजिक समूह के मामले में अपने सदस्यों को कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, या तो एक सामान्य पारंपरिक व्यवसाय का पालन करना या फिर एक दावा करना आम मूल और आमतौर पर एक एकल समाजीय समुदाय बनाने के रूप में। इस तरीके से किसने बोला है कि यार एक ग्रुप है, ठीक है। कास्ट क्या है कि एक अपना ग्रुप है जिनके अपने रूल्स है, अपने नाम है, अपने ऑक्यूपेशन है, इस तरीके से किसने बोला है, दिस इज ई ब्लंट। इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास ने कास्ट के बारे में क्या बोला था, उनकी क्या बुक थी, बिपिन चंद्रा की क्या कमेंट था, ठीक है, और ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जी.एस. घुरे का मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन, और डुमॉन्ट का भी, ठीक है, डुमॉन्ट का, ये आज आप रिवाइज करोगे। 50 क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं होमवर्क देती हूँ वो भी पक्का करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देयर आर 3 फोर्सेस कंप्राइजिंग नेशनलिज्म, रीजनलिज्म एंड ग्लोबलिज्म आर रिलेटिव टू एंड ओवरलैपिंग विद वन अनदर, समटाइम्स एंटेगोनिस्टिक एंड समटाइम्स कोऑपरेटिव टुवर्ड्स ईच अदर बट नेवर हार्मोनियस, ठीक है। ये 3 ताकत है, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और वैश्विकता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे के सापेक्ष और अंतव्यायी हैं, ठीक है, कभी एक दूसरे के विरोध में होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के प्रति सहकारी होते हैं, लेकिन कभी सामंजस्यपूर्ण नहीं होते। ऐसी स्टेटमेंट किसने बोली है, रुमकी बासु, एरी एम.एम. कैकोवेज, आपके संजय बसु, या फिर जगदीश भगवती? फटाफट, ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, कभी ये मत सोचना मैम जल्दी जल्दी आंसर बता रही है, इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following describe administration as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की ना कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, मेन जो डेफिनेशंस है ना उसको आज आप रीड करोगे,
ठीक है, इसको आप रीड करोगे। 3-4 डेफिनेशन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको रीड कर लेना, क्योंकि कभी भी कोई भी आपको वो दे देता है डेफिनेशन, बोल देते हैं कि क्या है, और उसमें मैं बता देती हूँ स्पेसिफिकली आप एलडी वाइट, ठीक है, वाइट की डेफिनेशन पक्का पक्का देख लोगे, ठीक है, वाइट एलडी वाइट की पक्का पक्का देखना, राइट। तो ये आज डेफिनेशन आपको रीड करनी है, लर्न करनी है, साथ साथ लिखते जाओ कि ये मैम ने होमवर्क दे रखा है। किसका ये डेफिनेशन है? निम्नलिखित में से कौन प्रशासन को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और दिशा के रूप में वर्णित करता है? साइमन, आपके एलडी वाइट, वेग या फिर पिफनर? तो बेसिकली इसका आंसर है पिफनर। एंड इसकी साइमन की एंड वाइट की डेफिनेशन पक्का याद होनी चाहिए आपको, मैंने अभी बोल दिया आपको। If the administrative authority within a department is vested in a single individual, then that system is known as, यदि किसी विभाग के भीतर प्रशासनिक अधिकार एक ही व्यक्ति के निहित होता है तो उस प्रणाली को क्या बोला जाता है? कमीशन, आयोग, काउंसिल, परिषद, ब्यूरो, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। सो हमें इतना पता है कि बोर्ड में ऐसा होता है कि कभी आपने नाम सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि उसमें एक से ज्यादा, इसको हटाओ। कमीशन में भी ज्यादा लोग होते हैं, काउंसिल में भी होते हैं, दिस इज ब्यूरो, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, कोई भी ब्यूरो हो गया, उसमें एक कोई चेयरमैन होता है, कोई एक पर्सन होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक बार ऐसे आते हैं कि आपके जो कार्डर मैनेजमेंट है, ठीक है, एक कार्डर मैनेजमेंट, ठीक है, आईपीएस का, ये किसके अंडर आता है? ठीक है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री जो पर्सनल अफेयर्स वगैरह वाली मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, कौन से उसके अंदर आता है? इसको मुझे कमेंट करके बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको देख लेना एक बार। द रूल ऑफ लैप्स मीन्स, व्यापक के नियम का क्या अर्थ है? ऑल पेंडिंग बिल इन द पार्लियामेंट लैप्स विद इट्स प्रोपोगेशन, संसद में सभी लंबित बिल इसके प्रचार के साथ व्यापकगत हो जाते हैं। द डिमांड ऑफ ग्रांट फॉर अ मिनिस्ट्री लैप विद क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स पॉलिसी बाय द अपोजिशन, विपक्ष द्वारा अपनी नीति की आलोचना के साथ मंत्रालय में अनुदान की मांग समाप्त हो जाती है। ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय लेजिस्लेचर एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विधायिका द्वारा मतदान के लिए किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। द अप्रोप्रिएशन बिल लैप्स इफ इट इज नॉट रिटर्न्ड बाय राज्यसभा विद इन 14 डेज, ठीक है। विनियोग विधेयक यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा द्वारा वापस नहीं किया जाता है तो व्याप्त हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अप्रोप्रिएशन बिल पे 14 दिन की चीजें तो लगती ही नहीं है, ये 14 डेज वाली लगती है आपकी मनी बिल पे, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कुछ आर्टिकल्स, ठीक है, कुछ आर्टिकल मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, वो फटाफट ना आज आप रीड करोगे। आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 112 और आर्टिकल नंबर 117, ठीक है। ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल, इसको पक्का आज आपको रीड करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 आर्टिकल आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन से मुझे समझ में आया कि यार ये 4 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये फटाफट आपको होना चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 312 एक और कर लेना, ठीक है, वो पिछले क्वेश्चन से मुझे अभी याद आ रहा है। तो रूल ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दे रखे हैं, मैंने आपको बोल रखा है कि यार जून के अंत तक ना ये 100 रुपए खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने 50 या 20-30 ही खत्म करे हैं, तो मैं बोलूंगी वापस ला मेरे 70 रुपए, ठीक है। मतलब उस एक फाइनेंशियल ईयर के बाद वो जितनी भी अप्रोप्रिएशन बिल का जो भी चीजें हैं वो लैप्स हो जाती है। दिस इज आपका 3rd वाला, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, बुक्स और प्रिंसिपल्स एक तरीके से हैं या थ्योरीज, ठीक है। दूसरी तरफ आपके ऑथर्स हैं या फिर प्रॉपर क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बोल सकते हो। W.F. विलोबाई, मैरी पार्कर फॉलेट, मुनियन रायली, हेनरी फयोल, ठीक है। मुझे बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के प्रिंसिपल्स, ठीक है, नियम बेसिकली। इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री में जनरल मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो देख रहे हो 2 प्रिंसिपल है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन के, एक क्या है कि लोक प्रशासन के। तो लोक प्रशासन में कौन आएगा? विलोबाई, ठीक है। इधर से आपका ये हो गया। फॉलेट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस है, आपको पता है MP फॉलेट ने क्या बताया था, किस चीज के रूल्स बताए थे? कंस्ट्रक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, इंटीग्रेशन बेस्ट मेथड है ऐसे बताया था। मुनियन रायली ने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बताए थे। कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो आज आप याद करोगे उसे, ठीक है, रीड करोगे इनके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। और हेनरी फयोल का जनरल इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। हेनरी फयोल किस चीज से रिलेटेड है वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, बोलो कौन से प्रिंसिपल्स वगैरह कुछ दिए हैं तो वो बताइए मुझे।
हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है, प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने विकसित की है? ब्लेक एंड व्हाइट, मॉर्टन एंड सॉफेन, ठीक है, ब्लेक एंड स्मिथ, ब्लेक एंड मॉर्टन, ठीक है। सो दिस इज आपका ब्लेक एंड मॉर्टन। और मैनेजरियल ग्रिड क्या होता है ये देखो मैनेजरियल ग्रिड क्या होता है? जैसे कंसर्न फॉर पीपल, लोगों के प्रति आपका क्या कंसर्न है, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के प्रति आपका क्या कंसर्न है, ठीक है। अगर मैं दोनों को बोलूं कि दोनों की तरफ आपका ना एटीट्यूड क्या है, बिल्कुल 0-0 लो है, तो ये कौन सी मैनेजमेंट है? इम्पोवरिश्ड, ठीक है। अगर आप सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हो? टास्क पे, आपको लोगों से लेना देना नहीं है, अपना प्रोडक्शन से लेना देना है, तो आपका क्या है? ये टास्क, ठीक है, ये टास्क है। नेक्स्ट है कि आप ना सिर्फ ना लोगों से मतलब है आपको, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह से कुछ नहीं मतलब, तो ये आप मजे कर रहे हो, क्लब में हो, ठीक है, कंट्री क्लब। अगर आप लोगों और प्रोडक्शन दोनों को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हो, देन इट इज टीम मैनेजमेंट, ठीक है, ये बेस्ट होता है। एंड जब सब चीज, ठीक है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है, तो मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, ठीक है, ये 5-5, ठीक है। दिस इज मैनेजरियल ग्रिड। ये इसलिए कराया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लो कंसर्न फॉर पीपल एंड हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, तो ये क्या है? इनमें से टास्क है, कंट्री क्लब है, इम्पावरिश्ड है कि टीम मैनेजमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, विथ विच अप्रोच ब्रॉडली यू सी एसोसिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट एक है, वो किससे एसोसिएटेड है? ऑल पावर रिक्वायर्स नॉलेज एंड ऑल नॉलेज रिलाइज ऑन एंड रीइंफोर्सेस एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन। सभी शक्ति को ज्ञान की आवश्यकता होती है और सभी ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर करता है, उसे मजबूत बनाता है। नॉर्मेटिव थ्योरी, मानक सिद्धांत, इंपीरियल थ्योरी, अनुभवजन्य सिद्धांत, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद, या फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है, उत्तर आपका व्यवहारवाद। सो बेसिकली ये रिलेटेड है पोस्ट मॉडर्निज्म से। पोस्ट मॉडर्निज्म से जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, ठीक है, लियोटार्ड का द पोस्ट क्या बोलते हैं, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन एक बुक है, ठीक है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन एक बुक है। इसका मुझे ईयर अभी बताइए आप लोग। और इसमें इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव, ठीक है, टुवर्ड्स मेटा नरेटिव की तरह इन्होंने बोल रखा है। इन्होंने बोला था कि सच्चाई ना, जो ट्रूथ है ना, वो एक नहीं होता, अनेकों होते हैं और अलग अलग को हमें देखना चाहिए, यानी कि ट्रूथ अबाउट ट्रूथ। अगर हम ये जान जाएंगे तो हमारा क्या है, नॉलेज, सही नॉलेज होगी। और ये नॉलेज बोलते हैं कि एकदम फिक्स्ड नहीं है, सोसाइटी में बनती रहती है। और ये इसके बारे में बात करते हैं, और किसके बारे में बात करते हैं, ये बोलते हैं कि एक्टर्स, ठीक है, एक्टर्स कौन से होते हैं? एक्टर्स ये बोलते हैं कि देखो स्टेट भी है, नॉन स्टेट भी है, इंडिविजुअल्स भी हैं, ठीक है, सारे ही एक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी आइडियोलॉजी होती है उसमें एजेंसी और स्ट्रक्चर, ठीक है, एजेंसी प्लस स्ट्रक्चर दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। और ये लाइन बोली किसने है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोली है, ठीक है। जितनी चीजें बताते जा रहे हो ना, नोट करते जाओ। एज पर डिपेंडेंसी मॉडल अंडर डेवलप इज कॉज्ड बाय द फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द पुअर कंट्री। विकास के तहत निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों के बाहरी कारकों की वजह से वो गरीब होते हैं, ठीक है। डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज आर डोमिनेटेड बाय फॉरेन कैपिटल इंटरेस्ट ओरिजिनेटिंग इन द डेवलप्ड वेस्ट, ठीक है। विकासशील विश्व के देशों में विकसित पश्चिम में उत्पन्न होने वाले विदेशी पूंजी हितों का प्रभुत्व है। क्या बाहर के फैक्टर है? बिल्कुल बाहर के फैक्टर है। डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली किसने दी थी? आंड्रे गुंडर फ्रैंक से एसोसिएटेड है। ये बोलते हैं ऐसे 2 चीजें होती है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये होता है मेट्रोपोलिस, ठीक है, मेट्रोपोलिस बोल लो, उसको कोर बोल लो, जो कि डेवलप्ड सोसाइटीज, डेवलप्ड कंट्रीज होती है। और ये क्या होती है? सैटेलाइट, जो इसके चारों तरफ घूमती रहती है, इस पर डिपेंडेंट होती है। तो ये जो सैटेलाइट वाली कंट्रीज है, पुअर है, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, इनकी ये क्यों डेवलप है? क्योंकि यार इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस नहीं है। और ये जो कोर होता है वो इनके जो लेबर है, सस्ते लेबर है, उन सबका फायदा उठाता है, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको मार्केट की तरह भी यूज करता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर, ये इसका आंसर है ए, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से कौन रिलेटेड है? इमैनुअल वॉलस्टीन। अच्छा, ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी ये कौन से ईयर में आई थी और कौन सी बुक इससे एसोसिएटेड है, ये मुझे आज अभी आप रिवाइज करोगे। या तो कमेंट सेक्शन बताओ, जिसको आता नहीं आता तो आज रिवाइज करोगे, लिखते जाओ साथ साथ। मैच द फॉलोइंग है रीजनल इकोनॉमिक कमीशन। ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि इकोनॉमिक कमीशन जो यूनाइटेड नेशन की है, जैसे स्केप वगैरह ये सारी चीज होगी, उसके हेडक्वार्टर, जैसे यूरोप के लिए कमीशन है, अफ्रीका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, वेस्ट एशिया के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि यूरोप का पता है वो कंट्री होगी जो यूरोप में होगी, दिस इज स्विट्जरलैंड। अफ्रीका में इथियोपिया है, लैटिन अमेरिका चिले, वेस्ट एशिया इराक,
ठीक है। ईस्ट एशिया वगैरह की कौन सी है, बैंकॉक है क्या, मुझे बताओ। और भी कोई है क्या इसमें कमीशन, अगर और भी कोई है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, commenting on the importance of Himalayan frontier or Indian foreign policy, which of the following leaders said if it is breached, the way to Indian plains and Indian Ocean beyond would be exposed and threats, and India would then likewise be threat to other countries of South and Southeast Asia। भारतीय विदेश नीति पर हिमालय की सीमा के महत्व पर टिप्पणी करते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा कि यदि इसका उल्लंघन होता है तो भारतीय मैदानों और हिंद महासागर में आगे का रास्ता उजागर हो जाएगा और खतरे और भारत इसी तरह अन्य लोगों के लिए खतरा होगा, ठीक है। दक्षिण और देश पूरा देश के लिए सबके लिए डेंजरस होगा ये सिचुएशन। ये किसने बोल रखा है, वॉज इट इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि हिमालय भी आपको पता है लद्दाख स्टैंड ऑफ तो खत्म हुआ है नहीं, ठीक है। इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज आपका जवाहरलाल नेहरू। Which one of the following leaders did not participate in 4 Continental Peace Initiative for Nuclear Disarmament of 1984? सबसे पहले तो मुझे बताओ निम्नलिखित में से किस नेता ने 1984 के परमाणु निरस्त्रीकरण की 4 महाद्वीपों शांति पहल में भाग नहीं लिया था। तो 4 कौन कौन से देश थे ये मुझे बताओ, ठीक है। 4 कौन कौन सी कंट्रीज थी, प्रेसिडेंट रॉल अल्फांसो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अल्ड्रेस पर्पन अंड्रियास, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट जियाउल हक, ठीक है। 4 कंट्रीज का मुझे नाम बताओ, क्योंकि 3 इसमें सही है, एक गलत है, ठीक है। गलत ये वाला है, ये पाकिस्तान था, ये नहीं था, ठीक है। इंडिया से इंदिरा गांधी बिल्कुल थी 84 में, ठीक है। ये ग्रीस के थे, ठीक है, ये ग्रीस के, दिस वाज अर्जेंटीना। और जो चौथा है वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। 4th कंट्री मुझे चाहिए एंड ये इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, although China has invested large capital in Pakistan project exclusively in the Gwadar harbor, yet Chinese reconsider their policies which had led to a reduction in the importance of enjoyed by Pakistan। हालांकि चीन ने विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह में पाकिस्तान परियोजना में बड़ी पूंजी निवेश कर रखी है, फिर भी चीनी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करते हैं, जिससे पाकिस्तान द्वारा प्राप्त महत्व में कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका रीजन है अपार्ट फ्रॉम अवेलेबल ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग चाइनीज गुड्स इन इंडियन मार्केट, द ग्रोइंग टेंटिकल्स ऑफ इस्लाम fundamentalism in Xinjiang with the collaboration of the Taliban and Al-Qaeda have pushed China to reconsider its South Asia policy। भारतीय बाजार में चीनी सामान बेचने के उपलब्ध विशाल अवसर हैं के अलावा तालिबान और अलकायदा के सहयोग में जिंजियांग में इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ते जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। तो क्या यही रीजन है जिसकी वजह से चाइना दोबारा सोच रहा है? बिल्कुल यही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, Which among the following is correct regarding decline of political theory? ठीक है, डिक्लाइन मैंने आपको बताया था कौन रिलेटेड है, दिस इज डेविड एस्टन, ठीक है। डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से कौन रिलेटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में भर के बताओ, और डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से कौन रिलेटेड है, कल भी मैंने बताया था, बार बार क्वेश्चन आता है। देखो, हिस्टोरिसिज्म यानी कि ऐतिहासिकता, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बोलते हैं कि ये सारा ना हिस्टोरिसिज्म है। जितनी भी थ्योरीज दे रखी है वो बहुत पुराने थिंकर्स ने दे रखी है, कुछ अभी समय बदल गया है तो क्या अभी वो मतलब इंपॉर्टेंट है भी। हाइपर फैक्चुअलिज्म यानी कि अति तथ्यात्मकता, यानी कि बहुत सारे फैक्चुअल डेटा है, इसमें बहुत सारा फैक्ट्स पे बेस्ड है, एनालिसिस नहीं है। मॉरल रिलेटिविज्म यानी कि नैतिकता सापेक्षवाद बहुत ज्यादा है कि यार नैतिकता पे फोकस है कि क्या सही है क्या नहीं है, मतलब एक मॉरल तराजू में, ठीक है, नैतिकता के तराजू में नापते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुई है और पॉलिटिकल साइंस की तरफ हम लोग शिफ्ट हुए हैं? बिल्कुल ये चारों रीजंस हैं। नेक्स्ट, Who among the following is not an exponent of contextualism? ठीक है, contextualism क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, निम्नलिखित में से कौन संदर्भवाद का प्रतिपादक नहीं है? सबसे पहली बात कि संदर्भवाद होता क्या है? संदर्भवाद ये बोलते हैं कि हमें अगर ट्रू नॉलेज प्राप्त करनी है, ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तो हमें कंटेक्स्ट पे यानी कि पूरा किस संदर्भ में बात हो रही है, पूरी स्टोरी पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे। क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखनी पड़ेगी। स्किनर, पोकॉक, विंच या विटिंगस्टाइन, ठीक है, इनमें से कौन नहीं है? दिस इज विटिंगस्टाइन ही नहीं है, बाकी सब स्किनर, पोकॉक एंड विंच कंटेक्चुअलिज्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट,
हु डिफाइन सिटीजन एज शेयरिंग इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न, ठीक है, नागरिक को सत्तारूढ़ होने के नागरिक जीवन में और बदले में शासित होने के रूप में कौन परिभाषित करता है? दिस इज आपका एरिस्टोटल करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है तो पहले पॉज, आपको क्वेश्चन आते ही पॉज करना है, आंसर देना है, फिर मैं कर लेना पहले। Who among the following thought of human being as homo faber, ठीक है, होमो फेबर कौन बोलता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होमो फेबर क्या होता है। होमो फेबर बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, जो लोग है ना, वो खुद ही, ठीक है, खुद ही अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज यानी कि क्षमता रखते हैं कि जो अपना इन्वायरमेंट है ना, अपने आसपास जितना भी इन्वायरमेंट है उसको अपने अनुकूल चेंज कर सके या अपने अनुकूल बना सके, इतनी कैपेबिलिटीज ह्यूमन बींग में है, इसको होमो फेबर बोलते हैं। दिस इज कार्ल मार्क्स। एक थीसिस ऑन फ्यूरबैक है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये भी इसी से रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की आपको पता होगा एक बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल के मतलब तीन पार्ट में आई है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ये तीनों पार्ट कौन कौन से ईयर में आए हैं वो मुझे बताओ, ठीक है, ये मेरे को अभी जानना है। और इनकी जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है ना, वो कौन सी बुक में लिखी गई है वो मुझे जानना है, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following says that workers do not spontaneously become socialist but only trade unionist and revolutionary ideology must in consequence be brought to them by professional revolutionaries? निम्नलिखित में से कौन कहता है कि जो श्रमिक स्वतः ही समाजवादी नहीं बन सकते, खुद नहीं बन सक जाते हैं, बल्कि केवल जो ट्रेड यूनियन है, यानी कि ट्रेड यूनियन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ध्यान रखना, इनमें से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन ट्रेड यूनियन को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, बन जाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी विचारधारा को पेशेवर क्रांतिकारियों द्वारा उनके सामने लाया जाना चाहिए। कौन है ये? मार्क्स है, एम एन रॉय है, माओ है या फिर लेनिन है? दिस इज लेनिन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का रोल इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्रेड यूनियन का रोल इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कौन बोलता है करके। Who among the following said those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अरविंदो घोष, एम के गांधी, आपके एम एन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, दिस इज एम के गांधी। गांधी जी से रिलेटेड और चीजें क्या आती है, इनकी जितनी भी मूवमेंट्स है ना इंडिया में, उसको आप क्रोनोलॉजी में याद करो, जैसे चंपारण, अहमदाबाद वाला स्ट्राइक, ठीक है, जलियांवाला बाग मस्करे कब हुआ था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपके सिविल डिसोबीडियंट, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है कि गांधी जी ने कौन से कांग्रेस सेशन को हेड किया था। उसके बाद ये आता है कि जो इनकी अफ्रीका में जो फार्म्स बनाए हैं ना इन्होंने अपने, ठीक है, ये जो अफ्रीका में जो इन्होंने आश्रम बनाए हैं, ठीक है, आश्रम वगैरह ये सब चीजें बनाए हैं, उसको क्रोनोलॉजी में, ठीक है, उसकी भी क्रोनोलॉजी आपसे पूछते हैं, टॉल्स्टॉय, फिनिक्स वगैरह सब पूछते हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, आज का ये काम है। एक तरफ ऑथर्स है, दूसरी तरफ बुक्स है, ठीक है, माइकल सेंडल, माइकल वॉल्जर, विल किमलिका, आरजे बर्नस्टीन, ठीक है। बुक्स है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। सो आपको पता है माइकल वॉल्जर और माइकल सेंडल दोनों कम्युनिटेरियन, ठीक है। कम्युनिटेरियन का मतलब होता है कि यार वो लोग जो बोलते हैं कि जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव राइट्स पे फोकस करते हैं, सामूहिक जो अधिकार और कर्तव्य है उन पे इंपॉर्टेंस देते हैं, सोसाइटी और ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो माइकल वॉल्जर की बुक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। बी का 3 है, किसी से हो रहा है, हाँ देखो ये हो गया। फर्स्ट का क्या है? 4, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स टू जस्टिस, ये है, लिमिट्स को लगा रहे हैं सैंडल, ठीक है। विल किमली का मल्टीकल्चरलिस्ट है, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें बहुत सारे जो कल्चरल होते हैं, कल्चरल जो राइट्स होते हैं लोगों के, वो उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। विल किमली का उससे रिलेटेड है। एंड कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी इन्हीं की बुक है। बर्नस्टीन की रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आलमंड, ठीक है, बादाम नहीं है ये, आलमंड है, क्योंकि ये है, मैं गूगल ट्रांसलेट यूज करती तो इसमें हो जाता है चीज। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड वर्बा, द इंडिविजुअल्स इन अ पैरोकियल कल्चर हैव लो, देखो आलमंड एंड वर्बा का द सिविक कल्चर है। सिविक कल्चर बहुत बार ही रिपीट हो चुका है। सिविक कल्चर बुक 1963 में आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 5 कंट्रीज पे शोध किया गया था, कौन कौन सी थी वो आप मुझे बताओ, ठीक है।
क्या वो यूके यूएसए इटली मैक्सिको एंड वेस्ट जर्मनी थी? मुझे बताओ क्या ये सही है, मैं गलत बोल रही हूँ, आप बताओ। उस हिसाब से इन्होंने शोध किया और इन्होंने बोला कि सबसे बेस्ट कल्चर किस में है। तो सबसे बेस्ट आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन में आया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला पैरोकियल, ठीक है, डिवाइड किया तीन चरणों में डिवाइड किया कि किस तरीके से आपके कल्चर होता है, ठीक है। सो पहला था पैरोकियल में क्या होता है, लो क्या होती है, देखो cognitive orientation about the political system and its parochial subject and participation, ठीक है, ये तीन होते हैं। तो पैरोकियल में 0% होता है, सब्जेक्ट में 50% और पार्टिसिपेशन में 100%। पार्टिसिपेशन सबसे बेस्ट होता है, राइट। एंड कॉग्निटिव ओरिएंटेशन अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स लीडर्स एंड ऑपरेशन, राजनीतिक व्यवस्था, उनके नेताओं और संचालन के बारे में संज्ञानात्मक अभिविन्यास। अफेक्टिव ओरिएंटेशन अबाउट द सिस्टम, इट्स लीडर एंड ऑपरेशन, प्रणाली, ठीक है, कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक प्रणाली यानी कि उनके नेता और संचालन के बारे में प्रभावशाली अभिविन्यास। इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन अबाउट द सिस्टम, इट्स लीडर्स एंड ऑपरेशन, प्रणाली, उसके नेता और संचालन के बारे में मूल्यांकन अभिविन्यास। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें क्या होती है, लो होती है इसमें, यानी कि 0% होती है, ठीक है। सब्जेक्ट में 50% और पार्टिसिपेशन में 100%, ठीक है। द ब्लॉक वोट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ब्लॉक वोट सिस्टम को क्या बोलते हो, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हो, लिमिटेड वोट सिस्टम बोलते हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हो, अनुपातित प्रतिनिधित्व बोलते हो, या फिर लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली बोलते हो, ठीक है। इसके बाद मुझे एक और चीज बताओ कि हेयर सिस्टम किसको बोला जाता है, ठीक है, हेयर सिस्टम किसको बोलना चाहता है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। और मुझे कमेंट सबके चाहिए, वीडियो पॉज करो, कमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो आप लोगों का नुकसान है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, सिंगल डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जो विनर होता है ना, उसके पास क्या होता है, प्लूरालिटी ऑफ वोट, ठीक है, प्लूरालिटी ऑफ वोट्स। ये सिस्टम में क्या होता है कि जैसे समझ लो आप और मैं हैं, हम दोनों खड़े हुए हैं, मेरे को 46% वोट मिल गए, आपको, और हम 4-5 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको 25 मिले, तीसरे बंदे को 15% मिले, तो अब क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा मिले, मैं विनर हुई। जो आप लोगों को, आपके पास एक सीट तक नहीं आएगी, राइट, क्योंकि अब मैं जीती तो मैं हूं ना, आपको, आप जो जीतता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है इसमें। अब ये क्या है, मैच, ठीक है, एक तरफ है आपके लिस्ट, ठीक है, ये मॉडल है और किस चीज से रिलेटेड है, पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल, नेशनल चॉइस मॉडल, डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए जो आपको लगे कि यार मैंने कभी देख नहीं रखा, तो मैं सिखा भी रही हूँ किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, तो यार शब्दों पे फोकस करो। लिंकिंग वोटर बिहेवियर टू ग्रुप मेंबरशिप, यानी कि जो वोटिंग, ठीक है, जो वोट करने का जो बिहेवियर है वो ग्रुप के बेस पे होता है। वोटिंग अ नेशनल एक्टर, ठीक है, नेशनल कैरेक्टर का होता है। वोटिंग शेप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे बेस्ड होता है। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, आप मनोवैज्ञानिक रूप से अटैच्ड हो किससे, लोग किससे, पॉलिटिकल पार्टी से। तो देख लो ना, इधर पार्टी है, पार्टी को पार्टी से मैच करो। सोशल है तो भाई ग्रुप में होते हैं सोशल, नेशनल को नेशनल से मैच करो, आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से मैच करो, ठीक है, फर्स्ट का 4, ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका। नेक्स्ट, Who among the following regards political development as political modernization, ठीक है, political development is equal to political modernization plus institutionalism, यानी कि पॉलिटिकल, राजनीतिक विकास कैसे होगा, राजनीतिक जब आधुनिकता होगी प्लस उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आधुनिकता हो, उसमें संस्थान भी होने चाहिए। इस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट की कौन बात करता है, आलमंड करते हैं, हेलियो जेके रिबर करते हैं, साइरल ब्लैक करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा जब से तुम आंसर दे रहे हो तो डेवलपमेंट सिंड्रोम से कौन रिलेटेड है, और डेवलपमेंट सिंड्रोम का मतलब क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है, ये आप आज पढ़ोगे। उसके अलावा डेवलपमेंट ट्रैप, ठीक है, डेवलपमेंट जो ट्रैप है इससे कौन एसोसिएटेड है, ये पढ़ोगे, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉलिटिकल डिके, ठीक है, पॉलिटिकल डिके, इससे कौन एसोसिएटेड है, इन तीनों का क्या पढ़ना है आपको कि कौन कौन एसोसिएटेड है और उसका मतलब क्या होता है। ये 2 चीजें आपको पढ़नी है इन 3 टॉपिक के बारे में। और जो भी काम दे रही हूँ आज रात को, जैसे 8 बजे वीडियो आएगी, 9 साढ़े 9 बजे तक चलो तुम्हारी हो गई, ठीक है, तुमने पॉज करके किया, 10, 11, साढ़े 10, 11 बजे तक ये सारा होमवर्क करके सोओगे, ठीक है। दिस इज हेलियो चेकरी पे, तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगी, तुम देख लेना। मैच करना है स्कूल ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ राइटर्स कौन है, ठीक है, आधुनिकीकरण डेवलपमेंट थ्योरीज होगी आपकी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये मैं लिख देती हूँ। मॉडर्नाइजेशन की जो रिलेटेड कोई भी थ्योरी है और डेवलपमेंट की रिलेटेड कोई भी थ्योरी है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार आएगी। साइकोलॉजिकल स्कूल, मनोवैज्ञानिक स्कूल, ठीक है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर संरचना से रिलेटेड, नॉर्मेटिव, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है, डेनियल लर्नर, गैब्रियल आर्मन, शेल्डर वॉनिन, लियोटार्ड। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लर्नर मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजी सीखते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रियल आर्मन से रिलेटेड है, जो कि एक सिस्टम अप्रोच का ही सब पार्ट था। अच्छा, आज एक बार सिस्टम अप्रोच, ठीक है, सिस्टम अप्रोच भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इसके बारे में भी आप रिवाइज करोगे। तो मैं आपको ना साथ के साथ बता रही हूँ कि ये टॉपिक रिवाइज करो तो करके सोना है, ठीक है। नॉर्मेटिव स्कूल, शेल्डन वॉलिन, तो ये तो भाई मैच हो ही रखा है। नेक्स्ट ऑथर्स है और उनकी बुक्स है, ठीक है। वॉल्टर रूडनी, जॉफ्री के, रोनाल्ड एच चिलकोट, चिलकोट की एक बुक भी आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो क्या ये वही है? जोसेफ शुम्पेटर पार्टिसिपेटिव थ्योरी और एलिटिस्ट थ्योरी दोनों में आते हैं, और दोनों में ही उनकी एक बुक है बहुत फेमस है, वो मुझे बताओ। जो फेमस वाली बुक है वो याद होनी चाहिए आपको। थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। तीसरी है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, एक मार्क्सिस्ट एनालिसिस, और इंपीरियलिज्म, सोशल क्लासेस, ठीक है। कौन कौन सी बुक है ये मैच करो। तो अगर मैं शुम्पेटर की बात करूंगी तो ये तो रिलेटेड है इससे, इंपीरियलिज्म वाले से। बी का होना चाहिए डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट, मार्क्सिस्ट एनालिसिस। चिलकोट ने बेसिकली की थी ये थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड वॉल्टर रूडनी का है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। अगर मैं ऐसे करती हूँ तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वैरायटी ऑफ मोटिव्स दैट कैन अंडरपिन द डिसीजन टू जॉइन इंटरेस्ट ग्रुप प्रोवाइडेड बाय जेम्स विल्सन, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये अपने हिसाब से नहीं करना, ये एक पर्टिकुलर पर्सन दे रखा है, उनके हिसाब से बताओ जेम्स विल्सन द्वारा प्रदान किए गए रुचि समूह में शामिल होने के निर्णय को कम करने की काम करने के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य के नाम बताओ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, ये वाद्य यंत्र नहीं है, ये है इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्पसिव, उद्देश्यपूर्ण है तब तुम ज्वाइन करते हो। एक्सप्रेसिव, अभिव्यंजक है कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अभिव्यक्ति। सेलेक्टिव इंसेंटिव, चयनात्मक प्रोत्साहन, यानी कि कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, तो इंसेंटिव वाली चीज नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम ज्वाइन करते हो। गैब्रियल आलमंड ने जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनमें इनपुट फंक्शन, इसके इनपुट फंक्शन बताए थे 4 और आउटपुट फंक्शन बताए थे 3। इनपुट फंक्शन को क्रोनोलॉजी में लगाना, इनपुट फंक्शन होते क्या है ये सारा बहुत बार आ चुका है। आउटपुट फंक्शन 3 है, आज उसको आप पढ़ोगे, ठीक है, ये सारे पढ़ोगे। और उसके अलावा एक में आपको IAAN, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी क्या मतलब है, ये किस चीज को याद करने के लिए यूज होता है, वो भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। बुक्स हैं बेसिकली, थ्योरीज हैं, दूसरी तरफ उनके ऑथर और प्रोपोनेंट है। पीरियड ऑक्यूपेशन विद द फैक्शन एंड प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, फैक्शन और प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड है। मैनेजरियल रेवोल्यूशन, प्रबंधकीय क्रांति, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्टिसिपेट करना यानी कि हिस्सा लेना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट की, स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल रोल है, ये किस किस से रिलेटेड है। सो मैनेजरियल रेवोल्यूशन आपको पता है बर्नहम से रिलेटेड है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कैरोल पेचमैन की है, उनकी एक बुक भी है, क्योंकि ये पार्टिसिपेटिव जो अप्रोच है डेमोक्रेसी की उससे रिलेटेड है। अप्रोचेस ऑफ डेमोक्रेसी में एलिटिस्ट अप्रोच और पार्टिसिपेटिव अप्रोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना। थ्योरी ऑफ, ठीक है, राल्फ मिलीबैंड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिटी स्टेट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और ये जो प्रेशर ग्रुप और फैक्शंस वगैरह ये सारा रॉबर्ट दाल, तो ये ऑलरेडी आपको मैच हो रखे हैं। नेक्स्ट, Lucien Pai identified 3 key ingredients of political development as equity, capacity and differentiation. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि ये हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 प्रमुख अवयवों की बताया था कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल राजनीतिक विकास के लिए। एक तो इक्वालिटी, समानता, दूसरी कैपेसिटी, क्षमता, और तीसरी आपकी डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण। और इन्होंने बोला था कि उच्च स्तर के विभेदीकरण से विकास और क्षमता का निर्माण होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ज्यादा होगी, जैसे अब देखो गांव में जाओगे तो एक ही स्टोर में सारा सामान मिल जाता है, ठीक है, एक ही दुकान में सारा सामान मिल जाता है। शहरों में अच्छे अच्छे मॉल में जाओगे तो हर एक चीज के लिए अलग अलग चीज है कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना, यानी कि उतनी
डेवलपमेंट है, तो दोनों ही सही है। और इस चीज को, इस फैक्ट को लर्न कर लेना कि क्या क्या 3 चीजें बताई थी, इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एक्सक्लूसिव कमिटी ऑफ राज्यसभा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यसभा की विशिष्ट समिति है? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधान सम्मति समिति, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, सरकारी आश्वासन पर समिति, कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, पटल पर रखे गए कागजात संबंधी समिति, या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो ये आपको पता ही है, अंडरटेकिंग वाली तो लार्जेस्ट लोकसभा में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फर्स्ट 3 होगा। एंड इसके अलावा मुझे बताओ कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का ईयर, इन सब का ईयर, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट अश्योरेंस, पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टीमेट कमिटी और पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। इन सब का मुझे क्या पता करना है? ईयर पता करना है। उसके अलावा कितने मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स कहाँ से होते हैं, कितने लोकसभा से, कितने राज्यसभा से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे पता करना है। और इसमें जो लीड करता है यानी कि उसका चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, कि कई कई कमेटी में लीडिंग पार्टी से होता है, कई कई कमेटी में अपोजिशन से, वो याद कर लेना। Which of the following has been provided by the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है? Religious education cannot be imparted in private educational institution. निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। In private religious institutions, presence is not compulsory in religious education. निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। In private religious institutions, presence is compulsory in religious education. निजी धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। Religious education can be imparted in government education institutions. सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सबसे पहली बात, अभी आपको पता है कि NCERTs में काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो इसलिए हमारा जो एजुकेशन और ये जो शिक्षा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, ठीक है। करंट का पार्ट हो जाता है, मैं करा भी दूंगी क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक बात पता है कि अगर किसी रिलीजियस संस्थान ने किसी एक पर्टिकुलर स्कूल वगैरह को चलाने के लिए पैसे दे रखे हैं, तो उन स्कूलों में तो पक्का पक्का होता है कि यार हाँ, अगर वो कंपलसरी कर रहे हैं कोई चीज़ कि हाँ हाँ यार ये पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बैकिंग लगी हुई है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस एजुकेशन है वो कंपलसरी नहीं है, पढ़ा भी सकते हो, नहीं भी पढ़ा सकते, मर्जी है। Which of the following phrase has been used by Benedict Anderson for Indian nationalism? Benedict Anderson ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरे का प्रयोग किया है? पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म, ठीक है, एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म, इमेजिन कम्युनिटी, कल्पना समुदाय, या फिर आपके लिबरल नेशनलिज्म, उदार राष्ट्रवाद, क्या बोला है? सो इन्होंने बोला है इमेजिन कम्युनिटी, और अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो इन्होंने बोलता है इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी, कल्पना राजनैतिक समुदाय की बात की है। पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म से कौन एसोसिएटेड है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और कमेंट्स में मुझे आंसर आने चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अतुल कोहलीज डेफिनेशन ऑफ द क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अतुल कोहली की भारत में शासन क्षमता के संकट की परिभाषा है? ठीक है, द एब्सेंस ऑफ एंड्योरिंग कोलिजन, ठीक है, कि भारत में ये गवर्न, ये ठीक है, ये जो शासन है क्यों सही नहीं हो पाता? एब्सेंस ऑफ एंड्योरिंग कोलिजन, स्थायी गठबंधन का अभाव, यानी कि लंबे समय तक नहीं चल पाता कोलिजन। पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस, नीति अप्रभावी है, ठीक है। एंड इनकैपेसिटी टू अकोमोडेट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट वायलेंस, हिंसा के बिना राजनीतिक संघर्ष को समायोजित करने में असमर्थता, यानी कि वायलेंस होता ही होता है। ग्रोइंग डिस्टेंचर बिटवीन सेंट्रलिज्म एंड डेवलपमेंट, केंद्रीकरण और विकास के बीच बढ़ती विसंगति। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो विसंगति, इससे कोई फर्क नहीं है, बट ये तीनों तो ऑब्वियस सी बात है ना कि गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, मैच करना, एक तरफ ऑथर है, दूसरी तरफ उनके आइडियाज है। लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ, ठीक है, पार्था चटर्जी, फ्रैंकल एंड एम एस राव और हमजा अल्वी। स्टेट एक चीफ एलोकेटर है रिसोर्सेज का एंड चीफ फैसिलिटेटर अमंग सोशल ग्रुप्स, ठीक है। मैं आइडियाज बता रही हूँ कि जो स्टेट है ना वो उसका मेन सेंट्रल रोल होता है कि रिसोर्सेज, ठीक है, संसाधनों का आवंटन कैसे होना है, एंड चीफ फैसिलिटेटर ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको फैसिलिटेट करना, ठीक है, वो उनका काम होता है। इंडियन स्टेट्स एम्बेडेड इन ग्रुप्स एंड क्लास प्लूरलिज्म, जो इंडियन स्टेट्स है, इंडिया जो भारतीय जो राज्य है उसमें ना किस में वो बटे हुए हैं, बेसिकली उसमें ग्रुप्स है और क्लास में बहुत सारा प्लूरलिज्म देखने को मिलता है, बहुत सारे ग्रुप्स और क्लास हैं। ओवर डेवलप्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वो ओवर डेवलप्ड है।
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्प्लिट बिटवीन पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो आपकी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक जो राजनीति है वो ना दो हिस्सों में बढ़ गई है, एक तो पॉलिटिकल लोक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, संस्थान है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल, ठीक है, एक तो लोक संस्थान है और एक राजनीतिक संस्थान है, इस तरीके से। तो कौन कौन किस चीज से रिलेटेड है ये मुझे बताओ, ठीक है। सो ये जो इंडियन स्टेट में बहुत सारी ग्रुप्स क्लासेस है, ये सुजैन एंड लॉयड रुडोल्फ ने बोल रखा है। एंड पाठा चैटर्जी का है कि जो स्टेट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ ये चीफ एलोकेटर वगैरह हैं, ये चीज ये बोलते हैं, ठीक है। एमएसए राव वगैरह ये बोलते हैं कि भाई ये फ्रैंकल और एमएसए राव कि यार ये लोक संस्थान और राजनीतिक संस्थान। हमजा अलवी बोलते हैं ओवर डेवलप पोस्ट क्या बोलते हैं कॉलोनियल स्टेट। नेक्स्ट, who pointed out that western antonym of secular is religious and but the in India antonym of secular is communal। देखो किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का पश्चिमी विलोम क्या है, धार्मिक, यानी कि या तो आप रिलीजन में हो या फिर आप रिलीजन के अगेंस्ट, तो दैट इज आपका वेस्टर्न। वेस्टर्न क्या बोलते हैं, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, अगर एक जैसे लिखोगे तब आप में यूनिटी होगी। लेकिन इंडिया में सेकुलर का उल्टा पता है क्या है, कम्युनल। धर्मनिरपेक्ष का विलोम है सांप्रदायिक, ठीक है, कि आप सांप्रदायिक भावना फैला रहे हैं वो क्यों, क्योंकि इंडिया में सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि आप पॉलिटिकल, और जैसे वेस्टर्न में क्या होता है कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ठीक है, ये अलग है, ये अलग अलग है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे। इंडिया में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, टू ऑल रिलीजन्स। इससे मुझे याद आया रिलीजन पे काफी बवाल मच रहा है, तो आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोग पढ़ लेना, मैंने भी पढ़ा रखा है आपको। इनफैक्ट अगर आपको ये आर्टिकल्स चाहिए तो मेरे एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, 67 वीडियोस है, उसमें से फ्रीडम ऑफ रिलीजन की एक वीडियो है, वो कर लेना, ठीक है। दिस इज थॉमस पेंथम ने बोला है। नेक्स्ट, इन इंडिया प्रमोशन केसेस ऑफ सीनियर सिविल सर्वेंट्स आर डिसाइडेड बाय, भारत में वरिष्ठ सिविल सेविका के पदोन्नति के मामले का निर्णय कौन देगा। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि जिसने आपको अपॉइंट किया वगैरह किया, आपसे बड़ी पोस्ट होनी चाहिए, यानी कि सीनियर सिविल सर्वेंट से ऊपर की पोस्ट होनी चाहिए। तो हेड ऑफिस होगा, ठीक है, प्रधान कार्यालय होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होगी, विभागीय पदोन्नति समिति होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा, या फिर कैबिनेट कमेटी, या फिर कैबिनेट समिति। सो दिस इज कैबिनेट कमेटी डिसीजन लेती है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, ठीक है, जोन ऑफ इंडिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि किसने लिखा है, और फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के चेस्टर बर्नार्ड है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, इन दोनों में फर्क क्या है ये मुझे बताओ। जोन ऑफ इंडिफरेंस मोटिवेशन, प्रेरणा, अथॉरिटी, प्राधिकरण, लीडरशिप, नेतृत्व, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय लेना, तो ये आपका अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण से रिलेटेड होता है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस किससे है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्या ये सब एक सिस्टम थ्योरी, ठीक है, एक सिस्टम थ्योरी जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सब पार्ट है। और ये फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन से ईयर में आई है, ठीक है, ये सारी चीजें आज ही आप करोगे। नेक्स्ट, Which of the following is not included in the hygiene factor in the Herzberg two factor theory। देखो Herzberg बेसिकली क्या बोलते हैं, इनकी थ्योरी किस पे रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर हाइजीन, ठीक है, प्रेरणा के हर्सबर्ग के दो कारक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन स्वच्छता कारकों में शामिल है। हाइजीन का मतलब क्या होता है कि यार अगर आपको सारी सिचुएशन, आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा है, ठीक है, आसपास का हाइजीन है, इन्वायरमेंट अच्छा है, हेल्दी है, ठीक है, तो आप काम करोगे। जैसे कि अच्छे वॉशरूम है, सैलरी सही मिल रही है, कंडीशन सही है, काम के हिसाब से सही है, एक अच्छा आपको एक हेल्थ वाइज, एक हाइजीन वाइज सब सही लग रहा है तो आप काम करोगे, अदरवाइज आप डीमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सैलरी, वेतन, ठीक है, आपका वर्किंग कंडीशन, काम करने की स्थिति, कंपनी पॉलिसी, कंपनी की नीति। तो ऑब्वियस सी बात है, सैलरी से आपको इन्वायरमेंट डिसाइड होता है, वर्किंग कंडीशन से कंपनी ने क्या क्या पॉलिसी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वो नहीं है, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टर्म परफॉर्मेंस बजट वॉज कॉइन्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मेंस बजट का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब ये होता है कि जो जो चीजें परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है उस हिसाब से
पिछले साल की परफॉर्मेंस देख के मैं नए बार जो बजट दूं वो उस हिसाब से दूं, ठीक है। प्रदर्शन बजट का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, भारत के शासकीय सुधार आयोग ने आया था ये। फर्स्ट हूमर कमीशन आपके यूएसए का, सेकंड हूवर कमीशन आपके यूएसए का, एस्टिमेट कमीशन ऑफ इंडिया, कमिटीज ऑफ इंडिया। तो किसने इसको गढ़ा था ये वाले शब्द को? दिस इज पहला हूवर कमीशन। कौन से ईयर में थी ये आप मुझे बताने वाले हो। The civil service was defined as a professional body of officials permanent, paid and skilled by। सिविल सेवा को अधिकारियों के पेशेवर निकाय, स्थायी, भुगतान और कुशल के रूप में किसने परिभाषित किया है कि यार देखो प्रोफेशनल बॉडी है, परमानेंट पे इनकम है, अच्छी पे है और स्किल्ड है। ये किसने बोला है? फेलिक्स निग्रो, ओचिसाल, आपके हर्मन फाइनर या फिर E.N. ग्लेडन। दिस इज हर्मन फाइनर, ठीक है। नेक्स्ट, All India services do not violate the federal principle of the constitution as well as the autonomy of the state। अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के संघीय सिद्धांत के साथ साथ राज्यों के स्वायत्ता का उल्लेख नहीं करती है। All India service officers are governed by the central government rules and the state governments do not have full control over them। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी केंद्र सरकार के नियमों द्वारा शासित होते हैं और राज्य सरकार पर उन पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपने कभी देखा होगा कि सेंट्रल स्टेट इश्यूज देखे होंगे ना, उसमें सबसे पहले इशू आता है कि गवर्नर, रोल ऑफ गवर्नर क्या है, आपके जो सेंटर के ऑफिसर्स हैं उनका क्या रोल है, प्रेसिडेंट रूल, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। इंटर अगर ऐसे मतलब फेडरलिज्म एक इशू है, तो उसमें ना ऑल इंडिया सर्विसेज भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि सेंटर वाले आपके किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि यार ये जो हमारा संघीय जो प्रिंसिपल है ना, फेडरल प्रिंसिपल है, इसको वॉयलेट करती है, तो ये नॉट नहीं आएगा, इसलिए आपका असर्शन फॉल्स है बट रीजनिंग ट्रू है। सेंट्रल स्टेट इशू में ना एक तो कमिटी, ठीक है, सरकारिया कमिटी एंड पुंछी कमिटी, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन आप आज पढ़ोगे, इसकी रिकमेंडेशन की 10 मिनट की वीडियोस मेरे चैनल पे ही है, ठीक है। डिस्कवर स्टडी चैनल पे ही वीडियोस हैं ये, और मोस्ट पॉपुलर वीडियोस भी गई हैं। उसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, ठीक है, सेकंड ARC की मेन जो हाईलाइट्स है ना वो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। आज आपको ये होमवर्क है, ठीक है। मैं थोड़ा होमवर्क बीच बीच में आपको ये नहीं है कि मैं काम कर दे रही हूँ उतना, क्योंकि देखो यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो मेरे को आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अंडर विच थियोरेटिकल अप्रोच डू यू प्लेस अलेक्जेंडर वेंट। आप ये जो अलेक्जेंडर, सिकंदर नहीं है, दिस इज अलेक्जेंडर ही है, इनको कौन सी थ्योरी के अंदर रखते हो? पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी। हाँ, क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है? वो थ्योरी जो कि क्लासिकल्स वाली थ्योरी को, ठीक है, क्लासिकल वाले को क्रिटिसाइज करे, यानी कि जो पारंपरिक सिद्धांत होते हैं उसकी आलोचना करती है। न्यू लिबरलिज्म में रखोगे, नव मार्क्सवाद में रखोगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सामाजिक रचनावाद। तो ये रिलेटेड है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड टू। संचार दृष्टिकोण की उत्पत्ति का पता किससे लगाया जाता है मुझे बताओ? बायोलॉजी से, फिलोसफी से, एंथ्रोपोलॉजी या फिर साइबरनेटिक? दिस इज साइबरनेटिक, ठीक है। साइबरनेटिक्स क्या बोलते हैं? साइबरनेटिक्स रिलेटेड है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फीडबैक। कभी भी आपका कम्युनिकेशन है ना, जैसे कि मैं हूं, मैंने आपको वीडियो के थ्रू इतने सारे क्वेश्चन बताए, मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है। अब आप मुझे मार्क्स बताओगे, मार्क्स बताने के बाद अब जो कमेंट करोगे ना कि मैम वीडियो अच्छी दिया, जो भी है, ये जो होगा ये वीडियो के बारे में जो चीजें हैं वो होगा फीडबैक। अब मैं फीडबैक को स्टडी करके नेक्स्ट उसमें जो इम्प्रूवमेंट करोगी, दिस इज साइबरनेटिक। कि मैं फीडबैक को स्टडी करके नेक्स्ट चीज में इम्प्रूवमेंट, दिस इज साइबरनेटिक्स। और ये किससे होता है? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन से कौन से पॉलिटिकल थिंकर एसोसिएटेड है? एक मुझे बताओ, सिंडर किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, रिचर्ड सिंडर कौन सी अप्रोच से रिलेटेड है? ठीक है, कार्ल डूश किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, ये मुझे बताओ। नेक्स्ट, थर्ड टियर स्टेट्स आर स्टेटेड बाय स्टीवन मेल्स आर मार्क्ड बाय। ठीक है, स्टीवन मेल्स द्वारा बताए गए तीसरे स्तर के राज्य में ऐसे राज्य हैं जिनके द्वारा चिन्हित किया जाए कि क्या चीजें दिखाते हैं। ये करप्शन है इधर ज्यादा, भ्रष्टाचार है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है, शासन का संकट है, इश्यू ऑफ सोवरेनिटी है, संप्रभुता का मुद्दा है, या फिर पीरियोडिक इंस्टेबिलिटी, अपदेश स्थिरता। देखो टियर 1, टियर 2, टियर 3 स्टेट होती है। ठीक है, टियर 1, ठीक है, टियर 2,
टीयर 3, ठीक है। टीयर जो 1 होती है ये होती है बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड, बहुत ही शहर वगैरह। टीयर 2 हो गए थोड़े बहुत टाउन, और ये क्या होते हैं जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, जो बैकवर्ड रीजन होते हैं। सो इधर क्या होता है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, शासन का संकट होता है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज कंसीव्ड इन द आइडियाज ऑफ, राष्ट्र संघ की अवधारणा की कल्पना किसके विचार में की गई है? EH कार का 20 ईयर क्राइसिस वाली बुक है एक, कैसर विलियम, ठीक है, आपके वुड्रो विल्सन, या फिर आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आपको पता है वुड्रो विल्सन, आपको पता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 1914 से 1918 तक का जो वर्ल्ड वॉर 1 था ना, इसको पीस, उसमें शांति, उसको पीस ट्रीटी के लिए पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 1919 में, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स भी बोलते हो आप, ठीक है, इसको साइन किया गया। एंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ही इन्होंने लीग ऑफ नेशन की डिमांड की गई थी, राइट। और लीग ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों इसी से ही आया है। वुड्रो विल्सन जो कि एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे यूएसए के। इनके 14 पॉइंट्स बहुत बार आते हैं, पिछली बार भी आए थे। ये बोलते हैं डिप्लोमेसी, ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कोई चोरी छुपे नहीं करेगा, सो दैट आपका एक दूसरे में ट्रस्ट हो। फ्रीडम ऑफ द सीज, ठीक है, आपके जो सी है वो फ्री होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर, ठीक है, आपके जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं वो हटाए ताकि आप ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का फैलाव हो। रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, यानी कि आर्म्स आप कम करो ताकि लड़ाई ही नहीं होगी। कॉलोनियल क्लेम्स है ना, जो आपके जैसे बोलते हैं मेरी कॉलोनिया ये है वो है, उसको भाई सेटल कर लो ना, सेटल करेंगे डिस्प्यूट तभी तो मामला सुलझेगा। एक्वायर्ड टेरिटरीज इन रशिया, ठीक है, कॉन्कर टेरिटरीज इन रशिया, रशिया ने जो टेरिटरीज वगैरह ये सब चीजें ले रखी है वो सही करो, ठीक है। ऑब्वियसली जर्मनी के बारे में बात हुई थी। प्रिजर्वेशन ऑफ बेल्जियम सोवरेनिटी, ये जो बेल्जियम है उसकी संप्रभुता बनाए रखो। रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी, इनका जो अल्सेस और लॉरेन था, ठीक है, अल्सेस और लॉरेन बेसिकली जर्मनी ने ले लिया था, तो उसको वापस फ्रेंच को दो, ठीक है। रिड्रॉइंग इटालियन फ्रंटियर्स पीछे आएंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एक ही कंट्री थी, फिर ऑस्ट्रिया कंट्री हंगरी दो अलग अलग कंट्रीज बन गई। बाल्कन जो बाउंड्रीज है, बाल्कन कौन सा रीजन होता है? रोमेनिया, बुल्गारिया, आपका चेकोस्लोवाकिया, ये सारी चीजें, इनका ना बाउंड्रीज दोबारा सेटल करो। टर्की पे लिमिटेशन लगाओ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ था। एक इंडिपेंडेंट पोलैंड बनना चाहिए, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेशन, ठीक है, ये लीग ऑफ नेशन एक बनना चाहिए, ठीक है, इसकी डिमांड की थी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको 14 पॉइंट सारे बता दिए, सो दैट आप एग्जाम में गलत ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमरजेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल पार्टीज आर कनेक्टेड, ठीक है, क्षेत्रीय दलों के उद्भव और मजबूती जुड़ी हुई है। रीजनलिज्म फ्रॉम बिलो हैज इट्स रूट्स इन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड आइडेंटिटीज, नीचे के से क्षेत्रवाद के जुड़े विशिष्ट संस्कृति और पहचानों में है। तो क्या दोनों सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर नॉट अ मेंबर ऑफ कमीशन अपॉइंटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल टू सॉल्व द इंडो पाक कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है, भारत पाक कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का कौन सा देश सदस्य नहीं था? अर्जेंटीना, यूएसए, कोलंबिया या फिर यूएसएसआर? तो इसका आंसर है यूएसएसआर, क्योंकि वो दोनों से ही रिलेटेड था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडो पाक एग्रीमेंट्स है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। देखो फॉरेन पॉलिसी में ना क्रोनोलॉजी और आपके ईयर की इंडिया ने कौन कौन सी, देखो इंडिया ने कौन कौन से, हर अपने, देखो नेबर की बात करते हैं सबसे पहले, हर एक नेबर के साथ कोई अगर फ्रेंडशिप ट्रीटी है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो कौन कौन से ईयर में साइन किया है ना, सबसे पहले ये देख लो। उसके बाद कौन कौन से समझौते, ठीक है, एग्रीमेंट्स, उसकी एक लिस्ट बना लो। इंडिया कि जितने भी नेबर्स हैं, इनफैक्ट जो सार्क के मेंबर्स हैं ना, उनके साथ एक लिस्ट बना लो कि किस किस के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी है, किस किस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कौन कौन से और एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट जनरली हाइड्रो पावर से रिलेटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगरा अकॉर्ड, ताशकंद एग्रीमेंट, लाहौर एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट कब कब हुआ था? सारी चीजें बताओ। देखो आगरा अकॉर्ड किस चीज से रिलेटेड है मुझे बताओ। ये आगरा अकॉर्ड 2001 का है, वाजपेयी जी के टाइम का। ताशकंद 1966 का है, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम का। लाहौर एग्रीमेंट कब का है बताओ? दिस इज 1999, आई थिंक दिस इज वाजपेयी जी, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट 1971-2 वाला, जब आपका बांग्लादेश में था उसके बाद, ठीक है, 72, ठीक है, इंदिरा गांधी एंड भुट्टो के साथ हुआ था। ताशकंद में अयूब खान थे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ, लाहौर वाले में नवाज शरीफ थे और परवेज मुशर्रफ 2001 वाले में थे क्या? ये था क्या? मुझे बताओ।
सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, इसका आंसर है सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी ट्रीटी सारे एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के साथ साथ जो मैंने आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिया ना कि यार ये काम कर लो, ये चीज़ें पढ़ लो, तो भाई वो आज पढ़ के सोना है, क्योंकि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आपका इजीली हो जाएगा। बस आप थोड़ा फोकस रह लो, ठीक है। जो चीज़ें रोज मिल रही है रिवाइज करने के लिए उसे रिवाइज करो, और सुबह की 6 बजे वाली जो वीडियो आती है ना फैक्चुअल, उसे भी रिवाइज करो, बहुत फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। आप बताओगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को लोगों को वीडियो अच्छी लगी है? लाइक करोगे, कमेंट्स ढेर सारे आएंगे तभी तो पता चलेगा ना। आप कमेंट नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? शेयर हर जगह करना है, शेयर जितना करोगे उतनी वीडियोस और आती रहेंगी। अदरवाइज पहले भी पता है ना वीडियोस बंद हुई हैं, तो फिर वो आपकी बंद होगी तो मेरे को मत बोलना। व्यूज आने चाहिए, शेयर रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।